बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2016 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको अक्टूबर नवंबर 2016 का फोल्डर मिलेगा, उसमें यह लेक्चर है। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं तो वहाँ आपको फोल्डर मिलेंगे जिसमें कैम्ब्रिज का स्पेसिमेन पेपर जो कैम्ब्रिज की वेबसाइट पर है उसको भी मैंने सॉल्व कराया है। इसके अलावा 2020 से लेके 2017 तक विंटर समर के सारे जो पेपर हैं और 2016 का जो समर का पेपर है वो भी, ये सब आपको मिलेगा वीडियो फॉर्म में सॉल्व किया हुआ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एक रीज़नेबल मटेरियल है कि अगर आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ करें, आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत करीब हैं, तो वेरी गुड मटेरियल फॉर प्रैक्टिस। और अकाउंटिंग में दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपके कंसेप्ट्स होते हैं और एक प्रैक्टिस होती है। अगर आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे भी हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। अगर आपके कंसेप्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन आप यू कीप प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो टेक माई वर्ड्स के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतने आपके कंसेप्ट्स भी अच्छे होते चले जाएंगे और एग्ज़ाम्स में आप इजीली कंफर्टेबली जो पेपर मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, ये सब बहुत इत्मीनान से आप कर लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर टाइम प्रेशर भी होता है, तो वो बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के लिए जो सबसे अच्छा मटेरियल है वो पास पेपर्स हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि एग्ज़ामिनर किस तरीके से किस तरीके से पूछता है। और अगर आप 4-5 साल के पेपर कर लेते हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि आपने बगैर देखे एज ए मॉक एग्ज़ाम आपने उसे कर लिया है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। यू विल बी क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम विद A+। तो ये जो मैंने बताया है आपको, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा इररिकवरेबल डेट्स, नॉर्मली प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के ऊपर एग्जामिनर पूछता है, उसका भी एक फोल्डर आपको मिलेगा। उसमें कुछ लेक्चर्स हैं जो बहुत डिटेल्ड है कि डेबिट बैलेंस होगा तो क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे, क्रेडिट होगा तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अगर एजिंग दी हुई है रिसीवेबल की तो फिर परसेंटेज निकाल के हम कैसे, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्डिंग क्या होगी, तो ये वहाँ आपको मिलेगा। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो उसको ज़रूर देखें जाके। इसके अलावा ये है कि जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर एक अलग से फोल्डर है, उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, वो जाकर देख लें। मैंने एस लेवल की कुछ पास्ट पेपर्स जब मैं रिकॉर्डिंग करा रहा था तो उसमें एक फ़ोल्डर है एस लेवल पार्टनरशिप के नाम से, तो उसमें एक दो सवालात अगर आप कर लें ख़ासतौर पर, एक टॉम एंड हैरी का आई थिंक एक सवाल है, वो जाकर ज़रूर देखें। उसका बड़ा बेसिक कंसेप्ट पार्टनरशिप के आपके बहुत अच्छे क्लियर होंगे। और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी एक लेक्चर है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अंडर वन रूफ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इट्स फ्री, कि आप जाके इसकी प्रैक्टिस करें और A+ एग्ज़ाम्स के अंदर लें। तो वी विल सी कि हमारी जो मेहनत है वो कारामद हुई और आपने उससे कुछ सीखा और एग्ज़ाम्स के अंदर आपके ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। लियाना इज़ प्रिपेयरिंग हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। 1 अक्टूबर 2015 को रेंट रिसीवेबल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है $2500 का। क्रेडिट बैलेंस का मकसद है कि जो टेनेंट था आपका, जिससे आपको किराया रिसीव करना था, उसने एडवांस के अंदर आपको ये पैसा दिया हुआ है, इसीलिए इसका क्रेडिट बैलेंस है। क्योंकि अगर ये इनकम बन जाती तो फिर आगे नहीं जाती, कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। अब इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो इट शोज़ लाइबिलिटी अकाउंट कि टेनेंट ने आपको एडवांस में पैसा दे दिया है। अगर रेंट रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस आएगा तो डेबिट बैलेंस का मकसद ये है कि यू हैव टू टेक मनी और रादर रेंट फ्रॉम योर टेनेंट। So keep it in your mind, if rent receivable account is showing the credit balance, it's a liability account, and if it's showing debit balance, तो ये फिर ये asset account है, you have to take money from your tenant. The bank account contains the following entries. बैंक अकाउंट की ये एंट्रीज हैं। रिसीट्स का मकसद है जो आपको टेनेंट से किराया मिला, रेंट मिला 31 दिसंबर 2015 को, रेंट रिसीव बाई चेक $6,700 एंड 30 अप्रैल 2016 को रेंट रिसीव किया है बाई चेक आपने $3,100। पेमेंट्स जो आपने करी हैं, रिफंड ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ रेंट रिसीवेबल $700,
कि 700 जो रेंट रिसीवेबल आपने ओवर पेमेंट कर दी थी किसी टेनेंट ने, तो वो आपने उसको रिफ़ंड कर दिया। रिफ़ंड करने की एंट्री क्या होगी, बैंक को डेबिट करेंगे और रेंट रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्योंकि आपने ज़्यादा रिसीव कर लिया था तो एंट्री, जब रिसीव किया था तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे और रेंट रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये दो एंट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं, इसकी वजह से रेंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये ओवर पेमेंट का मकसद है आप इसे वापस कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट करेंगे और रेंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट बैलेंस तो उसने आपको दिया हुआ है। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है द रेंट रिसीवेबल अमाउंट्स टू $12,000 a ईयर, कि रेंट रिसीवेबल का जो अमाउंट है हर साल का जो आप कमाते हैं, जो टेनेंट से पूरे साल का अगर रेंट रिसीवेबल आपको पता हो तो वो ये है कि $12,000 एक साल में आपकी इनकम बनती है। इनकम बनने का मकसद है कि एक्चुअली इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो फिगर जाएगी वो ये $12,000 की होगी। अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो यू हैव टू टेक मनी फ्रॉम योर टेनेंट, और अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो मैंने जैसे बताया वो लाइबिलिटी अकाउंट है। तो ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर $12,000 जाएगा। कहता है ए में रिक्वायर्ड में कहता है प्रिपेयर द रेंट रिसीवेबल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 September 2016, मेक द ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 October 2016 के रेंट रिसीवेबल का अकाउंट बना लें और इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसको ट्रांसफ़र करें जो रेंट रिसीवेबल होगा, और बाकी जो बच गया है अगर बैलेंस आ रहा है तो उसको ब्रिंग डाउन करें, आगे लेकर आएँ। ये जुमला याद रखिएगा कि एक्चुअली ये जो रेंट रिसीवेबल अमाउंट्स टू $12,000 a ईयर, ये एक्चुअली वो रकम है जो रेंट रिसीवेबल से अकाउंट से इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफ़र होगी। इसने हमें खुद ही बता दिया है। ये रेंट रिसीवेबल अकाउंट को बना लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया बड़ा सिंपल है। ये क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो इसको क्रेडिट साइड पे ले जाके लिख दें। ये जो दो अमाउंट आपको रिसीव हो रहे हैं तो इसकी वजह से रेंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बैंक डेबिट होगा, और जो ओवर पेमेंट की है इससे क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे और रेंट रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। लेट्स सी क्या करा हुआ है इसने। देखिए बैलेंस डेट 1 अक्टूबर, ये आपका रेंट रिसीवेबल अकाउंट है। रेंट रिसीवेबल अकाउंट के बाद ये आपको पता है लेजर में कि इसकी जो लेफ़्ट हैंड वाली साइड है वो डेबिट होती है और राइट हैंड वाली साइड जो है वो क्रेडिट होती है। तो ये डेबिट हो गया आपका और ये क्रेडिट हो गया आपका। तो डेट ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 2500 सवाल में, इसको हमने क्रेडिट पे लिख दिया क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस था। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया ओवर पेमेंट आपने की थी $700 की Jan 31 को, तो आपने क्या करा कि रेंट रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया। एक्चुअली हम रेंट रिसीवेबल अकाउंट बना रहे हैं तो हमने इसको डेबिट किया और रेफरेंस के तौर पे हम बैंक लिख रहे हैं। एक्चुअली एंट्री क्या पास करी थी आपने, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। और वो जो दो अमाउंट आपने रिसीव किए थे December 31 को आपने रिसीव किया था बैंक डेबिट और रेंट रिसीवेबल, और उसके बाद April 30 को भी आपने रिसीव किया था $3,100, तो बैंक डेबिट और रेंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। और मैंने आपको बताया है कि उसने खुद बता दिया था कि $12,000 जो है एक्चुअली इनकम है पूरे साल की, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया और एंट्री क्या पास करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे और रेंट रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि याद रखें जब भी कोई इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, इनकम को डेबिट करके क्लोज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने करा कि रेंट रिसीवेबल को क्योंकि रेंट रिसीवेबल एक्चुअली इनकम है जो क्रेडिट होती है, इनकम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट में, तो रेंट रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा जब भी इनकम ट्रांसफ़र करें इनकम स्टेटमेंट में तो इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करते हैं, और जो इनकम जो भी अकाउंट है कमीशन होता तो हम कमीशन को भी डेबिट कर देते। तो ये तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद फिर डेबिट क्रेडिट का टोटल कर लें। डेबिट का टोटल 12,700 बनता है और क्रेडिट का टोटल अगर आप देखें तो 2,500 एक है, ये वाला 6,700 एक है आपके पास, और 3,100 एक है। ये मेरे पास बनते हैं 12,300 ये क्रेडिट के, और डेबिट के आप देख रहे हैं 12,700। तो ये जो $400 है ये आपकी क्रेडिट साइड कम है, तो हमने September 30 को लिखा बैलेंस CD $400, और क्योंकि ये डेबिट साइड ज़्यादा थी इसलिए जब डेबिट ज़्यादा थी तो हमने क्रेडिट में बैलेंस लिखा, और यही फिर अगली जब BD जब बनेगा
तो इसको डेबिट साइड पर ले आएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि रेंट रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट बैलेंस का मकसद है कि यू हैव टू टेक दिस मनी फ्रॉम योर टेनेंट, कि आपको ये रकम अपने टेनेंट से रिसीव करनी है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। जो आपके कंसेप्ट हैं वो एक्चुअली जर्नल एंट्रीज़ के कंसेप्ट आपके चेक किए उसने, लेजर पोस्टिंग उसने आपकी चेक करी कि लेजर में पोस्ट करना आपको आता है या नहीं आता है, तो दोनों चीज़ें आपको आती हैं, इसलिए आपने ये कर लिया। और आगे आते हैं, आगे कहता है आफ्टर प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट विच शोड ए प्रॉफिट फॉर द ईयर $24,000, लियाना डिस्कवर्ड सम एरर, लियाना को कुछ एरर्स पता चले। तो ड्राफ्ट प्रॉफिट जो था उसका $24,000 था। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शोइंग द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ करेक्टिंग ईच एरर, कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर, रिवाइज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है और करेक्ट करके आप प्रॉफिट पर देखें उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर $24,000 है आपका। नंबर 1 में कहता है परचेज ऑफ $500 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि $500 की परचेजेज़ आपकी किताबों में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो परचेजेज़ क्या होती है? परचेजेज़ आपकी कॉस्ट होती है। कॉस्ट अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो इसका मकसद है आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, क्योंकि परचेजेस को आप देखिए इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, परचेजेस के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर अगर है ओपनिंग इन्वेंट्री तो परचेजेस को प्लस करते हैं और एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। तो परचेजेस जो है वो एक्चुअली कॉस्ट है। अगर आपने कॉस्ट, रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर लिया आपने लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करी तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो जब आप इसको सही करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट आपका $500 से कम हो जाएगा। तो पहली एंट्री के अंदर और लॉजिक मैंने बताई कि परचेजेस कॉस्ट है आपकी, कॉस्ट आपने कम रिकॉर्ड करी तो प्रॉफिट बढ़ गया। जब सही करेंगे तो प्रॉफिट आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। ये इंक्रीज़ है, ये डिक्रीज़ है। गुड्स $800 हैड बीन काउंटेड ट्वाइस इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, कि गुड्स जो आप जब एंडिंग इन्वेंट्री को काउंट कर रहे थे तो $800 की जो गुड्स थी उनको आपने डबल काउंट कर लिया। तो एक दफ़ा तो आपने सही करा, एक्चुअली $800 से आपने अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को बढ़ा दिया। ट्वाइस का मकसद आप समझ रहे हैं कि एक दफ़ा तो आपको काउंट करना ही था, तो एक्चुअली एक दफ़ा आपने गलत काउंट करा। तो $800 से एंडिंग इन्वेंट्री को आपने बढ़ा दिया। एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ने का मकसद आप समझते हैं क्या होता है कि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अगर 50,000 है तो इसमें से लेस करते हैं आप एंडिंग इन्वेंट्री 10,000, तो ये एक्चुअली $40,000 आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब हुआ क्या मिस्टेक आपकी, ये 50,000 तो ये सही था, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से लेस कर दिया एंडिंग इन्वेंट्री। ये जो 50,000 था ये 10,000 के बजाय आपने इसे $10,800 800 से ज़्यादा कर दिया। तो अब क्या होगा, 39,200, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें कम हो गई आपकी। ये 40,000 एक्चुअली आनी चाहिए थी अगर आप सही करते, लेकिन आपने $800 से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ गई, कॉस्ट कम हो गई। कॉस्ट कम करने का मकसद समझ रहे हैं आप क्या है, कॉस्ट कम होने का मकसद है प्रॉफिट बढ़ गया। तो आपका प्रॉफिट एक्चुअली बढ़ गया जो गलत था। तो अब जब आप सही करने के लिए जाएंगे इसको तो आप क्या करेंगे, आप इसको $800 से प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लॉजिक मैंने आपको समझाई कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री आपने बढ़ा दी थी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई तो प्रॉफिट बढ़ गया जो गलत था। सही करेंगे तो प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ प्रॉफिट अब सही जगह पे आ जाएगा, आप कम कर देंगे। नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस की कोई एडजस्टमेंट आपने नहीं करी। इसका मकसद है जो कुछ भी इंश्योरेंस था वो सब आप एक्सपेंस में ले गए। जब आप एक्सपेंस में लेके गए तो प्रॉफिट आपका कम हो गया। अब पता चला कि नहीं यार, इस इंश्योरेंस में से कुछ एक्सपेंस ऐसा है जिसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। प्रीपेड माने एडवांस में पे कर दिया है आपने। तो इसका मकसद है पहले आपने क्या करा कि सब एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपका कम हो गया। अब जब आप उसे सही करेंगे तो प्रॉफिट एक्चुअली $950 से आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस कम होगा, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। डिस्काउंट अलाउड 1,600 हैड बीन एडिड टू ग्रॉस प्रॉफिट, के डिस्काउंट अलाउड जो $1,600 था
हैड बीन एडिड टू ग्रॉस प्रॉफिट, वो ऐड कर दिया आपने ग्रॉस प्रॉफिट में। अब इंटरेस्टिंगली डिस्काउंट अलाउड जो है वो सेल्स में से माइनस करते हैं। डिस्काउंट अलाउड का मकसद है कि ग्रॉस प्रॉफिट को कम करता है आपका, कि आपने डिस्काउंट अलाउड कर दिया तो ये प्रॉफिट को कम करता था, आपने इसको और प्रॉफिट में ऐड कर दिया। तो इसका मकसद है कि अब जो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो $3,200 से बढ़ा हुआ है, तो उसको कम कर दें $3,200 से। आप पूछेंगे $3,200 क्यों? वो इसलिए कि देखें 1600 आपको माइनस करने थे, तो माइनस अगर आप करते से फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल ताकि आपकी सही से समझ में आए, कि फर्ज कर लेते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट, बल्कि यूँ समझें कि सेल्स जो था वो 50,000 की सेल्स थी, इसमें से लेस कर दें डिस्काउंट अलाउड, जो आपने डिस्काउंट करा, जो पैसे नहीं मिले, आपका रेवेन्यू कम होगा। तो कितना है ये, फर्ज कर लेते हैं 5,000, तो ये $45,000 एक्चुअली आपका आना चाहिए था नेट सेल्स। आपने क्या करा कि ये जो 50,000 था इसमें 5,000 को आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो ये देखिए, ये तो सिंपल इफेक्ट आपको लगा कि यार ये तो सिर्फ वही 5,000 का इम्पैक्ट है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि डबल हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें आपने ऐड कर दिया, तो एक तो आपने इसको रिकॉर्ड नहीं करा, ये 5,000 ये है, और प्लस आपने ग्रॉस प्रॉफिट में उसको ऐड कर दिया ले जाकर। तो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में उसको ऐड कर रहे हैं तो एक दफ़ा तो वहाँ से माइनस करें आप, ताकि एक दफ़ा वो आप माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। और एक दफ़ा जो है वो एक्चुअली डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपके रेवेन्यू को कम कर रहा है। तो ये दो इम्पैक्ट होंगे इसके, और ये दो इम्पैक्ट की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ होगा 3,200 की वजह से। और आसानी से मैं दूसरी एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एक्चुअली जो डिस्काउंट अलाउड है वो प्रॉफिट को, ग्रॉस प्रॉफिट को कम करता है। हम इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं कि ये GP है हमारा, एक्चुअली ये 50,000 था, हमें इसमें से लेस करना था डिस्काउंट अलाउड 5,000। तो एक्चुअली हमारा GP जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट 45,000 आता। हमने हिमाकत क्या करी कि ग्रॉस प्रॉफिट तो वही था $50,000, इसमें हमने ऐड कर दिया इस 5,000 को डिस्काउंट अलाउड। अब आप देख रहे हैं ये कितना, ये 55,000 हो गया। आई आपकी समझ में बात कि ये 55,000 एक्चुअली जो आपका असल प्रॉफिट था आना चाहिए था वो 45,000 आना चाहिए था, तो हो क्या गया आपके पास 55,000 हो गया। तो देखें एक्चुअली जो डिस्काउंट अलाउड था वो 5,000 का था, लेकिन इम्पैक्ट उसका डबल हो गया। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने गलती से डिस्काउंट अलाउड को ग्रॉस प्रॉफिट में जमा कर दिया, प्लस कर दिया, वेयरएज आपको माइनस करना था। इक्विपमेंट कॉस्टिंग $15,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका $6,600 था, हैड बीन डेप्रिशिएटेड बाय 20% ऑन कॉस्ट, उसको आपने डेप्रिशिएट कर दिया 20% ऑन कॉस्ट के ऊपर। द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड शुड हैव बीन यूज्ड एट ए रेट ऑफ 20%, जबकि होना ये चाहिए था कि स्ट्रेट कॉस्ट के ऊपर जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन मेथड। आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करते हुए कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट कितनी थी 15,000 की कॉस्ट थी, इसका 20% आपने निकाल लिया, तो ये 3,000 बनेगा। तो एक्चुअली आपने 3,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। जबकि हुआ क्या था, सीन आपके पास ये हुआ था कि इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मकसद समझ रहे हैं। 15,000 में से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमेशा आपको पता है बुक वैल्यू के ऊपर लगता है। बुक वैल्यू कब आती है किसी एसेट की, जब उसकी कॉस्ट में से उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो ये 15,000 में से हमें माइनस करना था 6,600 को पहले, ये 8,400, इसका 20% आपको लगाना था, 1,680। ये 1,680 एक्चुअली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होना चाहिए था,
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत, और आपने उसको 15,000 कॉस्ट पे लगा के आपने क्या करा, 3,000 आपने रिकॉर्ड करा। तो जब 3,000 आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने पास, तो 3,000 आपने रिकॉर्ड कर लिया था, एक्चुअली रिकॉर्ड 1680 होना चाहिए था। कितने ज़्यादा से रिकॉर्ड किया, 1320। ये $1,320 से आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है जब आप उसको ज़्यादा रिकॉर्ड किया आपने, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। अब जब आप उसे सही करने जाएंगे तो 1320 से आपका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, आपकी समझ में आया होगा हो कि वो ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन जो उसने चार्ज कर दिया वो कॉस्ट पे चार्ज कर दिया, जबकि उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के 20% पे चार्ज होना था। तो सबसे पहले आप कॉस्ट के ऊपर, जो कॉस्ट 15,000 है, इसका 20% निकाल के ये देखें कि यार एक्चुअली हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया, तो हमें पता चला 3,000। अब ये देखें कि एक्चुअली कितना चार्ज करना चाहिए था। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मकसद है कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करें, और फिर जो आए बुक वैल्यू उसके ऊपर 20% निकाल कर देखें कि एक्चुअली क्या होना था। तो एक्चुअली तो डेप्रिसिएशन कम चार्ज होना था, $1,680 से हो गया 3,000, तो माइनस करके निकाल लें। ये वो डेप्रिसिएशन है जो एक्चुअली कम चार्ज होना चाहिए था, तो आपका प्रॉफिट अब बढ़ जाएगा क्योंकि आपने एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कमीशन रिसीवेबल $400 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट के कमीशन रिसीवेबल ओमिट ही हो गया, आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो $400 से फिर आपका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ था आपका। यहाँ हम देख लेते हैं इसको। परचेज मैंने बताया था, देखें प्रॉफिट आपका, क्योंकि कॉस्ट आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, आपका डिक्रीज़ हो गया। डिक्रीज़ का मकसद है ये ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है फॉर्मेट में आपको, तो इसको माइनस करके दिखाते हैं क्योंकि प्रॉफिट में से ये माइनस होगा। गुड्स जो $800 की थी वो आपने 2 दफ़ा काउंट कर ली थी, तो मैंने आपको बताया कि 2 टाइम्स काउंट करने का मकसद है 1 टाइम तो उसे काउंट होना ही था। तो एक्चुअली एंडिंग इन्वेंट्री आपने $800 से बढ़ा दी, तो प्रॉफिट कम हो गया आपका, प्रॉफिट बढ़ गया आपका, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री का मकसद है कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई तो प्रॉफिट बढ़ गया। आप सही करेंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने समझाया था आपको कि प्रीपेड इंश्योरेंस में एक्सपेंस एक्चुअली ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया आपने, तो अब एक्सपेंस कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये बढ़ी हुई फिगर को हम बगैर माइनस, ये जो ब्रैकेट के बगैर हम लिखेंगे तो मकसद प्लस हो रहा है, ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड में अभी तफसील से समझा के आ रहा हूँ कि $3,200 से आपका प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड को आपने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दिया, तो ये माइनस हो गया। और जो इक्विपमेंट वाला था वो मैंने आपको बताया कि 3,000 एक्चुअली आपने रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड होना चाहिए था 1,680, तो एक्चुअली इम्पैक्ट आपका $1,320 से है। $1,320 ये आपने प्लस कर दिए। और रिसीवेबल, जो कमीशन रिसीवेबल था इनकम, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, अब आपने रिकॉर्ड कर लिया तो वो भी प्लस हो जाएगी। तो ये जितनी साइड्स हैं आपकी, इनको आप प्लस कर लिया, ये तो इन कॉलम्स का टोटल आ गया। और ये आप ऑलरेडी 24,000 जो ड्राफ्ट प्रॉफिट था उसमें 500 को माइनस करें, 800 को माइनस करें, 950 को प्लस करें, $3,200 को माइनस कर दें, और 1,320 को प्लस करें, 400 कमीशन को प्लस करें। प्रॉफिट, रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका $22,170 आ गया। तो ये आपकी समझ आया होगा। कंसेप्चुअली अगर आपकी समझ में लॉजिक आ रही है तो आई थिंक बहुत आसान है, और एग्जामिनर जो है उसका बड़ा फेवरेट है, वो बार बार पूछता है। मैं पहले भी कई दफ़ा इस किस्म के सवाल करा चुका हूँ। जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो जाके प्रैक्टिस करें उनको, तो वो आपको आसान लगेगा। कहता है डिफाइन द टर्म रेवेन्यू रिसीट, ये बताएं सी पार्ट है। डिफाइन द टर्म रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का मकसद ये होता है कि इनकम स्टेटमेंट को फौरी तौर पर जहन में लाएं। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम जो कुछ इनकम, किसी भी सोर्स से अगर हमें इनकम हो रही है, पहली सोर्स क्या होता है कि हम माल बेचते हैं, सेल्स। अब जो माल बेचते हैं उससे जो पैसा आता है वो रेवेन्यू रिसीट। कमीशन पे हमने कोई काम करा, रेवेन्यू रिसीट। कोई चीज़ हमने अदर इनकम, कोई डिस्पोजल हमने कर दिया और वो इनकम स्टेटमेंट में आ रही है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि अगर डिस्पोजल अगर नॉन करंट एसेट्स है तो नॉन करंट एसेट्स की अगर रिसीट कोई आ रही है, तो आप इसको इस तरीके से जहन में रखिएगा कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को जहन में रखें कि रेवेन्यू रिसीट जो है नॉर्मली रेवेन्यू नेचर की चीज़ होती है जिसका ताल्लुक
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर करंट ईयर से की चीज़ों से होता है। नॉर्मली ये चीज़ें इनकम स्टेटमेंट के अंदर आ रही होती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी, कमीशन रिसीवेबल हो गया, रेंट रिसीवेबल हो गया, सेल्स से जो पैसा आता है, तो ये जितना पैसा आपके पास आ रहा है ये सारे का सारा रेवेन्यू रिसीट है। और क्योंकि आप ट्रेडिंग बिजनेस से काम कर रहे हैं या फिर आपने प्रॉपर्टी दी हुई है किराए पे, लेकिन अगर आप कोई नॉन करंट एसेट्स को और नॉन करंट एसेट्स की फ़रोख्त से जो पैसा आपके पास आएगा वो फिर कैपिटल रिसीट कहलाएगी। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। तो जो इनकम स्टेटमेंट नॉर्मली रेवेन्यू नेचर की जो चीज़ें हैं उनसे जब पैसा आए तो आप जहन में रखिएगा कि वो रेवेन्यू रिसीट से, और बैलेंस शीट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ बिक रही है और उससे पैसा आपके पास आ रहा है जैसे नॉन करंट एसेट्स, तो वो फिर कैपिटल रिसीट होगी। इसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि जितने भी नॉन करंट एसेट्स वगैरह आप लॉन्ग टर्म नेचर की चीज़ें खरीदते हैं या कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं तो वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो अभी हम देखते हैं रेवेन्यू रिसीट। मैंने आपको समझाया रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है। दीज अराइजेज फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़, सेलिंग एक्टिविटीज़, रेवेन्यू अर्न, सेल ऑफ गुड्स मस्ट गो बियॉन्ड द रेवेन्यू रिसीट्स सच एज सेल्स और कमीशन, दे आर एंटर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट। जो मैं आपको समझा के आ रहा हूँ ये सब रेवेन्यू रिसीट्स कहलाती हैं। अगला वो पूछता है आपसे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय इंसर्टिंग शोइंग वेयर एज वेदर ईच ट्रांजेक्शन इज रेवेन्यू कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसका पूछ रहा है इज रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल रिसीट है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जाम्पल। देखिए चार चीज़ें हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मकसद है कि जितनी भी ऐसी चीज़ें जो एक्सपेंस हैं जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आ रहे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। रेवेन्यू रिसीट का मकसद है इनकम स्टेटमेंट, अभी ऊपर हम पर डिस्कस करके आ रहे हैं, कमीशन, रेंट, सेल्स, डे टू डे एक्टिविटीज़ से जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसे हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मकसद है नॉन करंट एसेट्स जितने भी आप खरीद रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा आपका लग रहा है जो लॉन्ग टर्म नेचर का है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और कैपिटल रिसीट का मकसद वही है कि यही नॉन करंट एसेट्स अगर आपके कोई फ़रोख्त हो रहे हैं, आप बेच रहे हैं और उससे जो पैसा आ रहा है वो फिर कैपिटल रिसीट कहलाएगा। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है, टाइम एंड अगेन पूछता है, इस दफ़ा भी आ सकता है। तो रेवेन्यू को दो हिस्सों में बांट दिया, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, और कैपिटल को भी दो हिस्सों में बांट दिया, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। तो सोल्ड ऑफिस कंप्यूटर आपको पता है कि नॉन करंट एसेट्स होता है, और मैंने जैसे बताया कि नॉन करंट एसेट्स को जब हम बेचेंगे और उससे जो पैसा आएगा वो फिर कैपिटल रिसीट कहलाता है। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट, कि आपका वो डिपॉजिट अकाउंट था उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस इंटरेस्ट को आप कहाँ पर शो करेंगे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेकर आएंगे इंटरेस्ट इनकम, और इनकम स्टेटमेंट में आएगा तो फिर कौन सी रिसीट्स हो गई, रेवेन्यू रिसीट हो गई आपकी। टुक आउट अ 5 ईयर बैंक लोन अगेन लॉन्ग टर्म नेचर होती है इसकी, 5 ईयर बैंक लोन है और बैलेंस शीट में आ रहा है ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, वहाँ से जो पैसा आएगा वो फिर कैपिटल रिसीट कहलाएगी। कौन सी रिसीट कहलाएगी, कैपिटल रिसीट, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं बैलेंस शीट का एक आइटम है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का, वहाँ से पैसा आ रहा है तो कैपिटल रिसीट है। पेड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जितने भी एक्सपेंसेस मैंने कहा जो इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, जैसे इंश्योरेंस एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट में आता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया ये। बॉट मोटर व्हीकल टू डिलीवर गुड्स, मोटर व्हीकल अगर आप खरीद रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका। नॉन करंट एसेट्स आपके पास आ रहा है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। रिसीव्ड कमीशन रिसीव किया, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट हो गई आपकी। तो यहाँ देख लेते हैं, सोल्ड का तो इसने बता ही दिया था कैपिटल रिसीट, इंटरेस्ट का हमने बताया आपको रेवेन्यू रिसीट हो गया। टुक आउट 5 ईयर का कैपिटल रिसीट हो गया, प्रॉपर्टी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, मोटर व्हीकल जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, और कमीशन अर्न जो है वो रेवेन्यू रिसीट हो गया क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में जाता है। तो ये फिर आपने इस तरीके से किया, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस किस्म के क्वेश्चन एग्जामिनर टाइम एंड अगेन पूछता रहता है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। तो वीडियो बंद करके पहले समझें, फिर खुद से करें इसको और देखें कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, आप खुद से कर सकते हैं इसको। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो दोबारा देखें, होप आपकी समझ में आया होगा।